वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आरसीए के बारे में, यानी रूट कॉज एनालिसिस। अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं तो आपने ये टर्म अक्सर सुना ही होगा, और नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि आरसीए क्या होता है, कब आरसीए निकालते हैं और एक इफेक्टिव आरसीए डॉक्यूमेंट कैसे लिखते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आरसीए रिक्वायर्ड कब होता है। जब कोई फीचर डेवलपमेंट साइकिल से होते हुए लाइव हो जाता है और उसके बाद उसमें कोई बग रिपोर्ट होता है। यानी क्या, कोई फीचर था, उसको डेवलप किया गया, उसको टेस्ट भी किया गया, उसमें साइन ऑफ आने के बाद वो प्रोडक्शन पे लाइव भी हो गया, और उसके बाद हमको पता चलता है कि यहां पर तो एक बग है। ठीक है, और जैसे ही पता चलता है कि लाइव हो चुका है, लोग यूज कर रहे हैं और फिर वहां पे बग आ गया है, तो उसका आरसीए जनरली हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, अब क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन पे ये बग आया है तो कहीं ना कहीं ये टेस्टिंग टीम से मिस हुआ, डेवलपमेंट टीम से मिस हुआ, और वो बग आते आते वहां से और प्रोडक्शन पे पहुंच गया लोगों तक। ठीक है, तो इस केस में आरसीए किया जाता है। अब आरसीए का मतलब ये नहीं होता है कि आपको किसी को ब्लेम करना है कि किसकी गलती थी। आरसीए का प्रॉपर मतलब ये है कि आप ये पता लगाते हैं कि इशू क्या था, क्यों हुआ, और ऐसा हम क्या कर रहे हैं कि फ्यूचर में कभी भी सेम इशू दोबारा ना आए। तो इसलिए हम आरसीए डॉक्यूमेंट करते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम ना ये तो पता लगा लेते हैं कि इशू क्या था, ये भी पता लगाते हैं क्यों था, बट हम कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं लेते हैं, प्रिवेंटिव एक्शंस नहीं लेते हैं कि हाँ आगे फ्यूचर में सेम इशू दोबारा ना आए। अगर ये पार्ट, थर्ड पार्ट अगर मिसिंग है आपके आरसीए में, तो कहीं ना कहीं आरसीए आपका पूरा बेकार है, बस आप एक डॉक्यूमेंट रख रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थर्ड पार्ट आप अपने आरसीए में अप्लाई कराएं, ताकि वो सेम इशू दोबारा कभी ना आ पाए। ठीक है, तो कई बार लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, ये सिर्फ किसी को पॉइंट आउट करना है, आरसीए का मतलब ये कि हाँ उसकी गलती थी। पॉइंट आउट करने का मतलब नहीं होता है। एक प्रॉपर आरसीए डॉक्यूमेंट में ये पूरा डिफाइंड होता है कि इशू क्या था, कितने लोगों को इंपैक्ट हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, और उसके बाद फाइनल में ये देखा जाता है कि उसके बाद हमने जो एक्शन लिया, क्या वो एक्शन ऐसा है कि प्रिवेंट करता हो, यानी फ्यूचर में वो सेम इशू दोबारा कभी ना आ पाए। ठीक है, और इसी से हम गलतियों से सीखते हैं, इसलिए हम आरसीए करते हैं। ठीक है, तो आरसीए का पर्पस जो है वो ओरिजिनली ये होता है। आपको ये पता चल गया कि आरसीए कब करते हैं, जब प्रोडक्शन पे कोई बग आए। अब ये इशू जो है प्रोडक्शन पे वो कौन बताएगा? हो सकता है डेवलपर को पता चल जाए, हो सकता है प्रोडक्ट टीम को पता चल जाए, क्यूए को पता चल जाए, या ये भी हो सकता है कि जो यूजर आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं उन्होंने इन्फॉर्म किया। ठीक है, तो कोई भी बता सकता है। अगर वो बग प्रोडक्शन पे एग्जिस्ट करता है, लाइव हो रखा है, तो उस बग का हम आरसीए करते हैं और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं। अब बात करते हैं कि प्रॉपर आरसीए करते हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या उस आरसीए का पार्ट होना चाहिए। सबसे पहला पार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन को लोग गलत समझते हैं, जैसे कि सबको क्या लगता है कि इशू जो रिपोर्ट हुआ वही इशू का आइडेंटिफिकेशन है। ऐसा नहीं होता है। माइट बी पॉसिबल, सपोज करो बच्चों ने रिपोर्ट किया, आपके कस्टमर्स अगर बच्चे हैं, उन्होंने रिपोर्ट ये कर दिया कि ऐप ओपन नहीं हो रहा है, ऐप लोड हो रहा है, ऐप इनफाइनाइट लूप में जा रहा है, ऐप ब्लिंक हो रहा है। ये सारे इश्यूज बच्चे डाल सकते हैं क्योंकि उनको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सही से इशू को आइडेंटिफाई करें उनके डेटा के बेसिस पे। तो पहला स्टेप जो आइडेंटिफिकेशन है वो कब पूरा हो पाएगा, जब एक दूसरा स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, और वो है कलेक्ट द डेटा। पहले आपको डेटा सेट लेना है, कलेक्ट करना है, और फिर उसके बाद कोई वो करना है, उसके बाद फिर आपको कोई कंक्लूजन पे आना है कि इशू का आइडेंटिफिकेशन क्या है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारे कि भाई मैं इस ऐप को ओपन नहीं कर पा रहा हूं, मैं ये जब ऐप ओपन हो रहा है तो बहुत स्लो हो रहा है लोड। ठीक है, और ये गोल गोल घूम रहा है, या कुछ भी बोल सकते हैं, ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, ऐप ओपन ही नहीं हो पा रहा है, ऐप इज नॉट वर्किंग। ये सारे डेटा मेरे पास आ गए, मैंने बहुत सारे नंबर इकट्ठे करे। अब इस डेटा के बेसिस पे मेरे को ये नजर आया कि जितने बच्चों ने ये रिपोर्ट किया है वो कहीं ना कहीं एयरटेल के यूजर हैं। ठीक है, मान लीजिए, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। ये सब कुछ मैंने देखा, उसके बाद समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये सारे जो यूजर्स हैं वो एयरटेल कस्टमर है। तो मुझे एक चीज तो क्लियर हो गया कि भाई एयरटेल के नेटवर्क पे ये इशू चल रहा है। अब मुझे आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं किसी एक बच्चे को उठाऊंगा और मैं ये चेक करूंगा क्या वो नेटवर्क स्विच करने के बाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नेटवर्क स्विच करने पे उसका ऐप ओपन होने लगता है तो इसका मतलब क्या है, हमने इशू आइडेंटिफाई कर लिया है कि एयरटेल के कुछ यूजर्स
इस ऐप को नहीं चला पा रहे हैं। समझ में आया? तो इशू का आइडेंटिफिकेशन अब ये होगा, डेटा कलेक्ट किया, अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड करने के बाद अब समझ में आ गया कि इशू का क्या है, और इशू के हम बारीकी में भी चले गए, हमें पता भी चल गया कि इशू किस ऑपरेटर के ऊपर है, ये भी पता चल गया कि इशू एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया आइडेंटिफिकेशन। दूसरा स्टेप जरूरी था पहले को गेट करने के लिए, और वो क्या था? कलेक्ट करना डेटा को। तीसरा स्टेप होता है वाई। हमें अब ये जाना होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों एयरटेल के कुछ यूजर्स ओपन नहीं कर पा रहे हैं ऐप को। तो उसके वाई में जब आप जाते हैं तो टेक्निकली आप डेप्थ में जाते हैं। अब ये चीज जो है हम दो जगह चेक कर सकते हैं कि क्या ये नेटवर्क प्रोवाइडर का इशू है या फिर हमारे ऐप में ही कोई इशू चल रहा है जो पर्टिकुलर एक कंडीशन पे उस ऐप को ओपन नहीं करने दे रहा है जो एयरटेल के यूजर्स हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसको एग्जैक्टली मत मान लेना। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पे वाई का रीजन जो है हमें निकल के आएगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन में इशू था या कोड में ये कोड में जो था ये मिसिंग था, ऐसा कुछ रीजन निकल के आ सकता है। तो यहां पर हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं कि किस वजह से ये इशू आया। थर्ड स्टेप हो गया किस वजह से इशू आया, ये आइडेंटिफिकेशन होने के बाद सीधा इंप्लीमेंटेशन पे नहीं आते। ठीक है, चौथा स्टेप होता है हमें ये देखना होता है, जैसे निकल के आ गया कि करेक्ट एक्शन कैसे इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये सोचते हैं पहले। ठीक है, चौथा स्टेप ये हो गया कि हमें पता है कि ये इशू आया था, इस वजह से आया है, हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी करेक्ट करने पे आ गए हम लोग। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि हमारे मॉनिटरिंग सिस्टम में तो कोई फॉल्ट नहीं था, कि हमें ये इशू पता ही नहीं चला, टेस्टिंग में या यूएटी में कहीं पता नहीं चला और एकदम से प्रोडक्शन में पता चला। तो हम अपने सिस्टम में ये भी देखते हैं कि कहां पे क्या चीज, कोई केस मिसिंग है टेस्टिंग में तो उस केस को ऐड करा, या फिर लगता है कि लॉगिंग सिस्टम सही से नहीं बना हुआ है तो लॉगिंग सिस्टम में करा, ऑटोमेशन में लग रहा है कि हाँ ये वाला केस मिसिंग था, वहां पे ऐड किया। तो आपके जो भी मॉनिटरिंग और लॉगिंग सिस्टम है उसको भी हमें अपडेट करना होता है। तो ये था, कितने हो गए? आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन ऑफ डेटा, तीसरा आपका वाई, ठीक है, रूट कॉज निकालना, और चौथा आपका था कि करेक्ट एक्शंस क्या प्लान है हमारे पास। उसके बाद फिफ्थ था कि किस तरह से आप क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं ताकि वो दोबारा आपके पास रिपीट ना हो इशू। और वो कब हो पाएगा? जब आप ये जानेंगे कि मिस कैसे हुआ, मिस जहां पे हुआ वहां पे उस चीज को करेक्ट करना है ताकि दोबारा प्रोडक्शन पे इशू दोबारा ना आए। तो आपको अपने लॉगिंग सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम को अपडेट करना होगा उस हिसाब से, और उसके बाद आपको इंप्लीमेंटेशन करना है परमानेंट सॉल्यूशन का। और परमानेंट सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने के बाद, ठीक है, लास्ट स्टेप होता है कम्युनिकेशन का। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या? और कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है कि लास्ट में हो। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर बच्चे बहुत सारे रिपोर्ट करने लग जाएं कि हमारा ये इशू आ रहा है, नेट ओपन ही नहीं हो रहा है, तो आपको आइडेंटिफिकेशन के बाद समझ में आ गया था कि ये इशू एयरटेल प्रोवाइडर के साथ है, तो आपको एक कम्युनिकेशन वहां पे भी कर देना है कि टीम इज वर्किंग ऑन दैट, जब तक आप अपना नेटवर्क स्विच करके एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, एंड वी विल अपडेट यू शॉर्टली। वहां पे भी कम्युनिकेशन मैटर करता है। और यहां पे भी जब आपने सॉर्ट आउट कर दिया प्रॉब्लम परमानेंट, उसके बाद भी एक सही कम्युनिकेशन आपको करना है सबके साथ, सारे आपके कस्टमर्स के साथ, ताकि उनका बिलीव बढ़े। उनको आपको ये जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, गलती हुई है, हम 100% सही नहीं है, लेकिन हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि ये दोबारा नहीं होगा, इस टाइप का बग प्रोडक्शन पे नहीं जाएगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपके आरसीए डॉक्यूमेंट में होने चाहिए, और आपको आरसीए करते समय ये सारे स्टेप मेंशन जरूर करने चाहिए, तभी एक आप सही आरसीए बना सकते हैं। और एक चीज जो मैंने आपको बताई, प्रिवेंटिव एक्शन अगर मिसिंग है तो आरसीए का कोई मतलब नहीं बनता है, आपका आरसीए कुछ नहीं है, बस डॉक्यूमेंट के टाइप पे। ठीक है, क्योंकि पूरा आरसीए जो प्रोसेस है वो इसीलिए किया जाता है ताकि सेम इशू फ्यूचर में अकर ना हो। और ये कब हो पाएगा? जब आप एक सही से आरसीए करेंगे, प्रिवेंटिव एक्शंस लेंगे, थोड़ा सा अपने आप को जागरूक करेंगे अगली बार टेस्ट करने से पहले, तो धीरे 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 आपके प्रोसेस के कल्चर में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आपके जो आपके डेवलपमेंट कल्चर है उसमें इंप्रूवमेंट होते होते आपको इश्यूज कम आने लगेंगे। तो ये मेन पर्पस होता है आरसीए का, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हिट करें बेल आइकन को, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए और भी बना सकूं।